हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं 5 साल के इस पूरे लेक्चर में 5 साल के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। कुछ वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है। और उन लेक्चर्स में मैं 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करूंगा। जिससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे कभी आपको कुछ याद ना है कि क्या पढ़ना है, तो आप बस उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उन वीडियोस में आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है ये भी रहेगा। प्लस में हो सकता है कि 5 साल के पेपर में से 90% पेपर पूरा उसमें से आ जाए, या फिर हो सकता है कि पूरा पास तो हो जाओगे। ये चीज का तो है, समझ में आता है, क्योंकि 5 साल के पेपर सोल्व कर रहे हैं आज पीवी के, तो उसमें से पास होने जितना तो आ जाएगा, ठीक है। इट मे बी कि 90% पेपर पूरा उसमें से आ जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने इसमें। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको मैंने किया, ठीक। चलिए, तो मैं आ जाता हूँ अपनी स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा डेटा स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिटेल्स, ठीक है। कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इनपुट। देखो, कोई भी एल्गोरिथम है, ठीक है। कभी उस एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है या वो कितनी स्पेस ले रहा है, तो वो बताने वाला काम कौन करेगा भैया, एसिम्प्टोटिक नोटेशन करेगा। क्या सर एल्गोरिथम, अरे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सपोज दैट कि मैं यहाँ एक मिनट ये ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिखा, मुझे ना एडिशन ऑफ टू नंबर्स का काम करना है। किसका काम करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। जैसे कि मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 4 ले लिया, एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 5 ले लिया। मैंने c इक्वल टू में a प्लस बी किया, ठीक है, और c को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस कोड को रन होने में, ठीक है, इस कोड को रन होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। अच्छा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये चीज नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में मैंने इसको रन किया तो मुझे वो तो मान लो कि 5 मिली सेकेंड लग गए, नैनो सेकेंड लग गए, नैनो सेकेंड लग गए इसको रन होने में, ठीक है। इस कोड को मैंने अपने लैपटॉप में रन किया तो मुझे 5 नैनो सेकेंड लग गए। मैंने किसी और ऑपरेटिंग, जैसे कि मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कोड को रन किया तो मुझे 5 नैनो सेकेंड लगे। मैंने किसी और ऑपरेटिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी इस कोड को रन किया तो मुझे 3 नैनो सेकेंड लगे, राइट। तो ऐसा ये चीज नहीं बताता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या बताता है कि आपकी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम लग रहा है, ना कि आपके मशीन पे जो कोड रन हो रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपकी एल्गोरिदम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। किसको बताता है, आपकी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, ना कि आपकी मशीन ने कितना, आपके मशीन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा रहा है। यानी कि जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ना, वो आपकी मशीन के एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करता है, आपकी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन पे काम करता है कि मेरी एल्गोरिदम को रन होने में कितना टाइम लग रहा है या फिर मेरी एल्गोरिदम को रन होने में कितना स्पेस लग रहा है। आया समझ में। चलिए, तो क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। क्यों, क्योंकि आपकी मशीन को रन होने में, अरे यार देखो, मान के चलो कि किसी का कितना, अब मान के चलो किसी की कोई मशीन है, देखिए वो थोड़ी फास्ट है तो वहां पर कोड जल्दी एग्जीक्यूट होगा। दूसरे की मशीन है वो थोड़ी स्लो है तो वहां पर कोड स्लोली एग्जीक्यूट होगा। तो मशीन के एग्जीक्यूशन टाइम पे अपन क्यों का लेन देन, अपने को किससे मतलब है कि मेरी एल्गोरिदम को कितना टाइम लग रहा है, यानी कि मैंने जो एल्गोरिदम बनाई है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, और वो एग्जीक्यूशन टाइम कौन बताएगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताएगा। तो क्या बोलता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम as an input size becomes very large. It helps analyze algorithm efficiently without depending on a machine speed. ठीक है, मशीन स्पीड पे डिपेंडिंग नहीं देता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है, यानी कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, आप देखो कभी मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर सी में लिखा है या सी प्लस प्लस में या जावा में, तीनों लैंग्वेज में लिखा है, तो उस पूरी एल्गोरिदम कभी दोनों तीनों के एल्गोरिदम सेम है, यानी कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का जो कोड है ना, वो मैंने सी में भी लिख दिया, मैंने जावा में भी लिख दिया और मैंने पाइथन में भी लिख दिया। 3 लैंग्वेजेस में मैंने उन तीनों को कोड को सेम लिखा है। कभी उन तीनों कोड के एल्गोरिदम सेम है तो उनको सेम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। अब वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
In data structure, algorithm asymptotic notation are used to compare algorithm and predict their performance for a large input. किसी large input को चलने में कितना टाइम लग रहा है उसका परफॉर्मेंस भी बताता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों आई। भाई सबसे पहली बात तो जरूरत क्यों है, तो देखो मेरी बात सुनो कि एक कोड को सॉल्व करने में बहुत सारी एल्गोरिदम्स हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स चाहिए, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स को मैं किस किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ भाई। देखो है ना, कभी मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स का करना है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स को देखो पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक ए नाम का वेरिएबल लिया, एक बी नाम का वेरिएबल लिया, ए प्लस बी किया और प्रिंट सी किया, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, a इक्वल टू 5 लिया, b इक्वल टू 4 लिया और प्रिंट कर दिया a प्लस बी, ये दूसरा तरीका हो गया। फिर मैंने डायरेक्टली क्या किया, प्रिंट लिख दिया डायरेक्टली 5 प्लस 4। तो देखा जाए तो देखो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड है ना, दो नंबर को एडिशन करने के कितने सारे तरीके होते हैं। आप एक थर्ड वेरिएबल लेके भी उसको ऐड कर सकते हो, आप इस तरीके से भी एडिशन कर सकते हो और आप इस तरीके से भी एडिशन कर सकते हो। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट तरीका है वो कौन बताता है, वो आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बताते हैं। यानी कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं वो वे यानी कि मैं वो तरीका फाइंड कर सकूं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। जैसे कि मेरे पास 3 प्रोग्राम थे, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स करने के 3 तरीके थे, लेकिन 3 तरीके में से कौन सा तरीका कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एग्जीक्यूट होने में, कौन सा तरीका कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एग्जीक्यूट होने में, वो मुझे बताएगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो इसके देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेथड टू कंपेयर एल्गोरिदम। देखो एल्गोरिदम कंपेयर यानी कि मैंने अभी यही कहा कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट उन तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका है वो बताने के लिए कंपेयर, ठीक है। इट इग्नोर हार्डवेयर एंड लैंग्वेज डिपेंडेंसी। भाई आपने जो प्रॉब्लम लिखी है वो किस लैंग्वेज में है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कभी उनकी एल्गोरिदम, मैंने क्या कहा था, कभी 3 लैंग्वेज में मैंने एक ही कोड लिखा है, एक ही एल्गोरिदम है, तो उसका सेम टाइम देगा, तीनों लैंग्वेजेस में उसका सेम टाइम लगेगा, ठीक है। इट फोकस ऑन द ग्रोथ रेट नॉट एग्जैक्ट टाइम। ये किस पे फोकस करता है, उसकी ग्रोथ रेट पे फोकस करता है कि मेरे एसिम्प्टोटिक मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। हेल्प इन सिलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर द लार्जर डेटा। कभी मान लो प्रॉब्लम बड़ी है ना, बड़ी प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन काम आएगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस काम आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। अरे भैया कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन सा होता है, पहले तो बिग ओ नोटेशन होता है, फिर ओमेगा नोटेशन होता है, बिग ओमेगा ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन होता है। अच्छा बिगो नोटेशन की बात की जाए तो बिगो नोटेशन कैसे शो किया जाता है, देखो तो पहला कौन सा नोटेशन था, बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन का सिंबल क्या रहता है, ओ, क्या रहता है ओ। ओमेगा नोटेशन का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है, ओमेगा, ठीक है। ओम, इसको पहले ओम नहीं बोलते थे अपन, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो ओमेगा नोटेशन को इस तरीके से शो किया जाता है। थीटा नोटेशन को कैसे शो किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। थीटा नोटेशन का जो आइडेंटिटी है वो कैसे शो होता है, इस तरीके से शो होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा कि 3 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में डिटेल्स में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको, अच्छा अभी तक ये पहला आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम में आपको यही सर लिख के आओगे अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं बिगो नोटेशन की। बिगो नोटेशन क्या बोलता है, मेरी बात सुनना, कि आपकी जो एल्गोरिदम है वो गिरी से गिरी हालत में इतना टाइम देगी। यानी कि भाई बोलते हैं ना कि जैसे कि भाई मैं कुछ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो सर आप 2 महीने मत बताओ, मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, है ना, ताकि हम अपने घर पे बता दें कि भाई हमको इतना टाइम लगेगा। तो मैं बोलता हूँ गिरी से गिरी हालत में ना अपना 3 महीने चलेगा कोर्स, उससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। गिरी से गिरी हालत में अपना 3 महीने कोर्स चलेगा, उससे ज्यादा चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या बताता है बिगो नोटेशन, ये गिरी से गिरी हालत यानी कि फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, यानी कि आपकी एल्गोरिथम को चलने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कौन बताता है, बिगो नोटेशन बताता है कि आपकी जो एल्गोरिथम है उसे चलने में गिरी से गिरी हालत में भी वो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकते आपकी एल्गोरिथम। यानी कि बिगो नोटेशन क्या बताता है कि आपके एल्गोरिथम को चलने में गिरी से गिरी हालत में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। बिगो नोटेशन ये शो करता है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ये ग्राफ आप बना के आएंगे, देखिए ये डेटा को बता रहा है, ठीक है, ये इनपुट डेटा को बता रहा है, ये डेटा को बता रहा है और ये टाइम को बता रहा है कि इस डेटा के लिए कितना टाइम लग रहा है।
फॉर एग्जांपल कि कोई डेटा लिया, ठीक है, अच्छा ऑफ एन यानी कि ये एन टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई फॉर लूप चलाया, कभी आपको लैंग्वेज आती है, देखो इस पे ध्यान मत दो, आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लूप चलाया 0 से लेके एन तक, ठीक है, और ये सिंगल लूप है, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या लगेगी, देखो अपनी जो ये लूप है ये कितने टाइम चलेगा, इस लूप की डिपेंडेंसी इस n पे आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, आया कि नहीं समझ में। ये जो लूप है इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे रहेगी, n पे, क्योंकि मेरी n की वैल्यू पता होगी तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये लूप कितनी टाइम्स चलने वाला है। अरे आया समझ में। तो सपोज करो n की वैल्यू 5 है, तो ये लूप 5 बार चलेगा। कभी n की वैल्यू 6 है तो ये लूप 6 बार चलेगा। कभी n की वैल्यू 8 है तो ये लूप 8 बार चलेगा। इसलिए यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो ऑफ n आ गई। आया समझ में। कभी नेस्टेड फॉर लूप है तो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। अब इस पे ध्यान नहीं देना, चिंता मत करो। बिगो नोटेशन क्या करता है, बिगो नोटेशन गिरी से गिरी हालत की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि कोई एल्गोरिदम है ना, इसको चलने में कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम तो लग ही जाएगा, इससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड यानी कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, यानी कि वर्स्ट केस यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, n space complexity of an algorithm. It shows the maximum time an algorithm can take for a given input size, यानी कि कितनी आपकी एल्गोरिदम को चलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आज समझ में, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, ये सब लिख के आना, बहुत अच्छे से संबंध मिलेगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है कि एक लीनियर सर्च होता है, कभी आपने लीनियर सर्च सोचा हो तो बाइनरी सर्च आ गया बिगो नोटेशन का एग्जांपल, बबल सॉर्ट आ गया, ठीक है। यूजेस की बात की जाए कि कहां पर यूज होता है, तो यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। कहां पर यूज होगा, जहां पर अपन को पता है कि यहां पर वर्स्ट केस परफॉर्मेंस रहेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लगने वाला है, वहां पर बिगो नोटेशन यूज होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नोटेशन इन एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये जो नोटेशन है ये बिगो नोटेशन, यानी कि सबसे ज्यादा, क्योंकि आप इंटरव्यूज देते हो तो वहां पर भी बिगो नोटेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा नोटेशन की। देखो ओमेगा नोटेशन क्या करता है कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, यानी कि देखो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मान के चलो कि मैंने बोल दिया बच्चों को कि यार 2 महीने लग जाएगा, लगने वाले 3 महीने थे। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, 3 महीने की, ज्यादा से ज्यादा इतना लग जाएगा। जल्दी से जल्दी की बात की जाए तो मैं बोलता हूँ 1 महीने में खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी। ना तेरा ना मेरा, मैंने बोला 2 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी कि मैंने एक एवरेज बता दिया, मैंने एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि जिस हिसाब से अपना कोर्स चल रहा है ना, उस हिसाब से अपना 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ओमेगा नोटेशन क्या बोलता है, ओमेगा नोटेशन बताता है कि आपकी जो एल्गोरिदम है उसकी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, ठीक है, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। देखो बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट द सॉरी ओमेगा नोटेशंस का मैंने बेस केस आएगा, ये मेरी गलती है, सॉरी। वो थीटा नोटेशन बताता है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ओमेगा नोटेशन की बात कर लेते हैं। ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। बेस केस यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि मेरे कोर्स को चलने में ना जल्दी से जल्दी इतना टाइम में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चे पूछ रहे थे कि सर जल्दी हमारा कोर्स करवाओ, हमें छुट्टियां लगने वाली है, हमें घर जाना है। तो मैंने बोला बेटा तू चिंता मत कर, जल्दी से जल्दी, यानी कि अपन कभी इस स्पीड से चले तो जल्दी से जल्दी अपना जो कोर्स है ना, मान के चल 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी अपन जल्दी से जल्दी की बात करें तो 1 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम जाते रहना अपने घर। आया समझ में। तो ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, और इसे अपन लोअर बाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड भी बोलते हैं। तो ओमेगा नोटेशन क्या बताता है कि आपकी एल्गोरिदम को चलने में ज्यादा जल्दी से जल्दी कितना टाइम, मतलब जल्दी कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो सकती है आपकी एल्गोरिदम, ठीक है। तो फास्ट केस है ना, यानी कि बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, ठीक है। इट शो द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम, कितना कम टाइम लगा आपकी एल्गोरिदम को चलने में, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एग्जांपल की बात की जाए तो लीनियर सर्च पे भी यूज होता है, बाइनरी में भी होता है, इंसर्शन सॉर्ट में होता है। बट सर आपने तो लीनियर सर्च उसमें बताया था बिगो नोटेशन में। अरे भाई मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल देता हूं, चलिए एक एग्जांपल देता हूं, है ना। अरे चलिए एक एग्जांपल की बात की जाए, ठीक है। और मैंने एक की ले ली, की इक्वल टू में 40। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक लिस्ट ली है ना, 10 20 30 40, यानी कि ये मेरी एक लिस्ट है। और मेरा एक सर्च का एलिमेंट है कि ये जो 40 है, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है।
है ना। मैंने एक लिस्ट ली है 10 20 30 40, उसमें 4 एलिमेंट है 10 20 30 और 40। मैंने एक की नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अभी क्या दिया 40 दिया, की वैल्यू क्या दे दी मैंने 40 दे दी। आया समझ में। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि इस की को चेक कर क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। इस की को चेक कर क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है। कभी प्रेजेंट है तो मुझे बता कि प्रेजेंट है, और कभी प्रेजेंट नहीं है तो मत बता प्रेजेंट नहीं है। तो मेरी बात नहीं, इस की को मैंने चेक किया कि क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करूंगा कि सुन भाई तू क्या की के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 के पास आया, 10 से पूछा की वैल्यू कितनी है 40, तो मैंने बोला क्या 40 10 के बराबर आ रहा है, बोलेगा नहीं यार 40 तो 10 के बराबर नहीं होता। फिर मैं आगे गया, क्या 40 20 के बराबर है, बोलेगा नहीं यार 40 तो 20 के बराबर भी नहीं है। फिर मैं आ गया, क्या 40 30 के बराबर है, नहीं यार 40 तो 30 के बराबर भी नहीं है। फिर आया मैं, क्या 40 40 के बराबर है, बोलेगा हाँ 40 40 के बराबर है। तो देखा जाए तो देखो इसमें 4 एलिमेंट है ना। तो गिरी से गिरी हालत में मुझे 4 बार आइटरेट करना पड़ा, कितनी बार, हर बार एलिमेंट पे जाके पूछना पड़ा कि तू क्या इसके बराबर की के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इसमें 4 एलिमेंट थे तो मुझे 4 बार जाना पड़ा। कभी इसमें 100 एलिमेंट होते तो मुझे 100 बार जाना पड़ता। कभी मेरा एलिमेंट लास्ट में प्रेजेंट होता तो मुझे 100 बार ट्रेवर्स करना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 बार ट्रेवर्स करना पड़ा। कभी 100 एलिमेंट होते तो 100 बार ट्रेवर्स करना पड़ता, और कभी n एलिमेंट्स होते तो मुझे n बार ट्रेवर्स करना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि बिगो नोटेशन क्या बता रहा है कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो गिरी से गिरी हालत में आपको n टाइम्स तो मिल ही जाएगा। कभी n एलिमेंट से तो कितनी टाइम्स मिल जाएगा, n टाइम्स के अंदर वो मिल जाएगा। कितने टाइम्स में, n टाइम्स में। आया समझ में। तो बिगो नोटेशन क्या बोल रहा है कि गिरी से गिरी हालत यानी कि n टाइम्स में आपको वो मिल जाएगा। तो वो उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है कि गिरी से गिरी हालत में इतने टाइम में तो आपका एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो, ये चीज सुनना, सपोज करो कि मेरा जो की है वो मान लो 10 है। क्या है, 10। मेरा जो की है वो 10 है। आया समझ में। अब 10 की बात की जाए कि मेरा जो एलिमेंट है, सर्च करने वाला एलिमेंट है वो 10 है, कि मुझे 10 को सर्च करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाए तो देखो 10 क्या 10 के बराबर होता है, हाँ 10 10 के बराबर होता है यानी कि प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहली बार आया और मेरा पहला एलिमेंट ही मेरा सर्च किया एलिमेंट मिल गया। मैं लिस्ट में पहली बार आया और मेरा पहला एलिमेंट ही सर्च किया एलिमेंट मिल गया। यानी कि बात की जाए, यानी कि बिगो नोटेशन की ओमेगा नोटेशन की बात की जाए तो ओमेगा नोटेशन इसी को बताता है कि हो सकता है कि आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो पहले इंडेक्स पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो कि आपका सर्च किया एलिमेंट यही तो खड़ा है ना, यही मेरा सर्च किया एलिमेंट है। तो वो क्या बताता है, बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है कि यहाँ पर पहली बार में मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया। तो ये क्या बता रहा है, बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहा है। आया समझ में। तो ओमेगा नोटेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या बताता है कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, यानी कि ओमेगा नोटेशन और बिगो नोटेशन के बीच का पार्ट थीटा नोटेशन बोल सकते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट दी 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरा जो एलिमेंट है, सर्च किया एलिमेंट वो 30 है। क्या है 30, ठीक है। चेक करूंगा क्या 10 20 के बराबर है, नहीं। क्या सॉरी 30 के बराबर है, नहीं। क्या 10 30 20 30 के बराबर है, नहीं। क्या 30 30 के बराबर है, हाँ। यानी कि देखा जाए तो देखो n एलिमेंट्स थे, यानी कि n/2 में मुझे मेरा सर्च का एलिमेंट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, एक एवरेज है, यानी कि मीडियम मिडिल पे मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहा है। देखो ना ये बेस्ट केस दे रहा है ना ये वर्स्ट केस दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच का पार्ट यानी कि एवरेज केस दे रहा है। यानी कि थीटा नोटेशन क्या करता है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है। आगे समझ में। तो ये रहा थीटा नोटेशन के बारे में, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम, इट यूज द बोथ अपर एंड लोअर बाउंड शोइंग द टाइट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लीनियर सर्च दिया है, क्या एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल यूज की बात की जाए तो मैंने एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड, यानी कि आपको एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये आंसर दे रहा है उस प्लेटफॉर्म पे वो आंसर दे रहा है, ठीक है। हेल्प कंपेयर एल्गोरिथम इजीली, हेल्प करता है कि किसी भी एल्गोरिथम को अच्छे से कंपेयर किया जाए कि कौन सी बेस्ट एल्गोरिथम है। प्रिडिक्ट द स्केलेबिलिटी फॉर द लार्ज इनपुट के लिए काफी काम में आता है, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरी, व्हाट इज रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है, जैसे टाइम हो रहा है, चलो ये क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही जाएगा, 15 मिनट है अभी अपने पास। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिकर्शन की बात की जाए ना तो सिंपल सा रहता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी कि कोई फंक्शन कभी अपने आप को कॉल कर रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, कभी कोई फंक्शन, देखो कभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जिनने नहीं पढ़ी उसके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कभी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, रिकर्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, रिकर्शन। व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। सपोज दैट कि मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, सपोज दैट कि मैंने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन को बोल दिया। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन का नाम सेम है, इसका नाम भी फैक्ट है, और इसी के अंदर मैंने फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, है ना। तो जब फंक्शन अपने अंदर खुद को कॉल करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। तो व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। जब फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया तो उसे मैं क्या बोलूंगा, रिकर्शन बोलूंगा। ठीक है, तो रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज्ड इन व्हिच फंक्शंस कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा मेरी बात सुनना, आप एग्जाम में, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मन से भी लिख के आओगे एग्जाम में, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लास्ट मोमेंट पे कभी ये वीडियो देख रहे हो, है ना, कभी एग्जाम कल ही है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है, ये लिख के आ जाना। और कभी ये भी याद करने का टाइम नहीं मिले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुना, जो फंक्शंस, जो रिकर्शन काम करते हैं वही काम लूप्स भी करता है, लेकिन रिकर्शन ना फंक्शंस के केसेस में काफी अच्छे से रिलेट कर पाता है। ठीक है, और लूप्स वेरिएबल के केसेस में काफी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो जो काम फंक्शन रिकर्शन करता है वही काम लूप्स भी करता है। अच्छा मेरी ये बात याद रखना कि रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। आज समझ में, रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज्यादा होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ईच रिकर्सिव कॉल solve the smaller part of the original problem and process continue until the base condition is reached। मेरी बात सुनो, यहाँ पर रिकर्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसे अपन बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं, बेस केस। बेस केस क्या बोलता है, मेरी बात सुना, रिकर्शन एक छोटे बच्चे जैसा है। कैसा है, छोटे बच्चे जैसा। कभी रिकर्शन को बोलता है कि बेटा तुझे ये काम करना है, एक बार कभी रिकर्शन को काम बता दिया तो वो काम ना वो करते जाएगा। एक बार मैंने किसी को काम सिखा दिया तो वो काम वो करते जाएगा, लेकिन कब तक करना है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रिकर्शन को स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ेगी, और वो स्टॉपिंग कंडीशन को यहाँ पर रिकर्शन में बेस केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस केस। ठीक है, यानी कि रिकर्शन में एक कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है जिसे अपन बोलते हैं स्टॉपिंग कंडीशन, और उस स्टॉपिंग कंडीशन को यहाँ बेस केस कहा जाता है। इसका मतलब कि रिकर्शन में कभी आपने किसी रिकर्शन को कॉल किया है तो वहां पर हमेशा जरूरी होगा कि वहां पर बेस केस रहे ही रहे। कभी आपने किसी रिकर्शन में बेस केस नहीं दिया तो वो एक इनफाइनाइट टाइम्स चलने लग जाता है रिकर्शन। ठीक है, क्योंकि आपने उसको रुकने का ही नहीं बोला ना, आपने बोला बेटा चलना स्टार्ट करना है तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसको कहां तक चलना है ये नहीं बताया तो वो तो चलते ही रहेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को कहा कि बेटा यहाँ से सीधे जाते रहो, तो छोटे बच्चे तो सीधे जाते जाएंगे वहां, लेकिन कब तक जाना है उसको ये भी तो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा तू यहाँ से सीधे जा, लेकिन वहां पर जो दूध डेयरी दिख रही है ना वहां जाके रुक जा, तो बच्चा सीधे जाते जाएगा लेकिन उसको जहां दूध डेयरी दिखी वहां जाके रुक जाएगा, तो वो दूध डेयरी क्या हो गई, स्टॉपिंग कंडीशन हो गई। वैसे ही जब आप रिकर्शन को कॉल करते हो, ठीक है, तो आपको रिकर्शन में बेस केस देना पड़ता है, और उस वो बेस केस क्या है, उस रिकर्शन की स्टॉपिंग कंडीशन होती है। क्या होती है, स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक है, की कंपोनेंट्स ऑफ रिकर्शन की बात की जाए, एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव टू एसेंशियल पार्ट, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, बेस केस तो मैंने आपको बता दिया कि क्या स्टॉपिंग कंडीशन है। ठीक है, where the recursion stops and prevent the infinite functions call। कभी आपने रिकर्शन नहीं बनाया, मतलब बेस केस नहीं बनाया, मतलब मैंने किसी उसको नहीं कहा कि तुझे यहाँ जाके रुकना है, वो तो सीधे चलते जाएगा ना। छोटे बच्चे को कहा बेटा तू सीधे जा, तो सीधे चलते जाएगा। अरे भैया ने कहा सीधे चलना है, अरे कहाँ तक चलना है ये भी तो बताना पड़ेगा उसे, नहीं तो वो तो रुक जाएगा, मतलब वो चलते जाएगा यानी इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा। तो रिकर्शन में कभी आपने बेस केस नहीं दिया तो वो तो इनफाइनाइट चलते जाएगा भैया। आया समझ में। अब रिकर्सिव कॉल की बात करें, द पार्ट वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद अ स्मॉलर इनपुट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा रिकर्सिव कॉल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना, जैसे कि एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैंने वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कि देखा जाए तो ये देखो ये तो पूरा एक बड़ा पार्ट है ना,
इस बड़े पार्ट का ये एक छोटा सा पार्ट है और इसी को अपन रिकर्सिव कॉल बोलते हैं, यानी कि मैं अपने अंदर ही अपने आप को कॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिकर्सिव कॉल लग रही है। आया कि नहीं समझ में? जब मैं अपने आप को ही अपने अंदर कॉल करते जा रहा हूँ तो उसे अपन रिकर्सिव कॉल बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाउ रिकर्शन वर्क, रिकर्शन वर्क कैसे करता है। मेरी बात सुनना, रिकर्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, कॉल स्टैक। जब आप रिकर्शन को बनाते हो यानी कि रिकर्शन को क्रिएट करते हो तो उसी के साथ कॉल स्टैक भी क्रिएट होती है। और कॉल स्टैक कैसी दिखती है मैं बताता हूँ। तो रिकर्शन में एक चीज बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल स्टैक, स्टैक किस पे? कॉल स्टैक, ठीक है। ये कॉल स्टैक क्या करती है, फॉर एग्जांपल आप फंक्शन को कॉल करते जा रहे हो, कॉल करते जा रहे हो, तो कुछ डेटा रहता है जो इसके अंदर जाके स्टोर होता जाता है, ठीक है। यानी कि कॉल स्टैक के अंदर डेटा जाके स्टोर होता है रिकर्शन का। आया समझ में? तो क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एग्जीक्यूशन इज स्टोर्ड इन अ कॉल स्टैक। जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कहां जाके स्टोर होगा, कॉल स्टैक में जाके स्टोर होगा। ये डायग्राम बना के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे कॉल स्टैक का। Each recursive call creates a new stack frame. हर रिकर्सिव कॉल क्या करती है, एक नई स्टैक फ्रेम को क्रिएट करती है। ये फ्रेम्स क्या है, ये रहा, इसे अपन फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम, फॉर एग्जांपल एक बार रिकर्शन की कॉल हुई तो एक फ्रेम बनी, फिर दूसरी बार रिकर्शन की कॉल हुई तो दूसरी फ्रेम बन गई, तीसरी बार रिकर्शन कॉल हुआ तीसरी फ्रेम बनी, चौथी बार रिकर्शन कॉल हुआ चौथी फ्रेम बन गई। आया समझ में? When the base case is reached, function start returning the value. फॉर एग्जांपल जब पहली फ्रेम बनी तो मैंने 10 उसके अंदर स्टोर किया था, जब दूसरी फ्रेम बनी तो मैंने 20 स्टोर किया, जब तीसरी फ्रेम बनी तो मैंने 30 किया, और चौथी में 40 और पांचवी में 50। अब सपोज करो कि स्टॉपिंग कंडीशन मिल गई रिकर्शन को कि बेटा आप रुक जा। जब स्टॉपिंग कंडीशन मिल जाएगी तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वापस रिटर्न होने लगेगा। मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहां तक क्या था, अब यहाँ पर क्या मिल गया, बेस केस मिल गया। क्या मिल गया, बेस केस, ठीक है। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वापस यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और वापस से बाहर कॉल स्टैक के। आया समझ में? तो रिकर्शन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बैक ट्रैकिंग। यानी कि देखो जब बेस केस से वापस, देखो पहले तो यहाँ से बेस केस तक गया, फिर बेस केस से रिटर्न आया, तो इसे अपन बैक ट्रैकिंग कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात की जाए, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेकिन किसके द्वारा करना है, रिकर्शन के थ्रू करना है। मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल तो निकालना है, लेकिन किसके थ्रू निकालना है भैया, मुझे रिकर्शन के थ्रू निकालना है। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, ठीक है। आपको कोड नहीं लिखवाऊंगा, आपको बस मैं एग्जांपल लिखवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे वो पढ़ के ना आया हो सी प्लस, ठीक है। तो मैं कोड नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपन सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आप फैक्टोरियल कैसे निकालते हो, तो मैंने लिया 5, मुझे ना 5 का फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, एग्जांपल में लिख लेना, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। तो देखो जैसे 5 है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। कभी मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 120 होता है, कैसे निकलता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये कैसे निकलेगा, ये जब आप लूप से इस प्रोसेस को करोगे तब ऐसे निकलता है फैक्टोरियल, ठीक है। बट मेरी बात सुना, कभी मुझे रिकर्शन का यूज करना हुआ तो रिकर्शन से कैसे करूंगा, तो रिकर्शन से करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, क्या निकालना है, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा, तो देखो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू में, ये फैक्टोरियल का साइन है, हाँ ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है आपको, ये सब कुछ टिल्ड, इसे अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 का जो फैक्टोरियल है वो कैसे निकलता है भाई, 5 into 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। फिर 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 into 3 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। और कभी 3 का फैक्टोरियल निकालना हुआ तो 3 into 2 का फैक्टोरियल, और जब 2 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो 2 into 1 फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा भाई, 1 into 0 फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो मेरी बात सुनना, कभी आपको फैक्टोरियल निकालना है
यूजिंग रिकर्शन, तो इस तरीके से निकलता है। कभी आप रिकर्शन की बात की जाए तो रिकर्शन में ये तरीका आता है, और ये एज ए एग्जांपल आप लिख के आएंगे आपके एग्जामिनर में। एग्जांपल एज एग्जाम में लिख के आना कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 into 4 का निकालना पड़ेगा, और फिर 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 4 into 3 का, फिर 3 का कैसे निकलेगा, 3 into 2 का। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिकर्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट रिकर्शन होता है और इनडायरेक्ट रिकर्शन होता है। डायरेक्ट रिकर्शन क्या करता है, जब कोई फंक्शन बना है और वो फंक्शन अपने आप से ही अपने आप को कॉल कर रहा है, मतलब जैसे कि एक फैक्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, और फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर ही मैंने फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट रिकर्शन। बट इनडायरेक्ट की बात की जाए तो फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन व्हिच कॉल द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। पहले डायरेक्ट रिकर्शन समझ में आया कि कोई फंक्शन बना है और उस फंक्शन के अंदर आपने उस फंक्शन को कॉल किया। लेकिन इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर मैंने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया, दूसरे फंक्शन, एक फंक्शन बनाया उस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया, और उस दूसरे फंक्शन के अंदर मैंने इस फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। यानी कि पहला कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन दूसरे नाम के फंक्शन को कॉल किया, और उस दूसरे फंक्शन के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन। आया समझ में? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन में समझ में आया डिफरेंस। टेल रिकर्शन क्या बोलता है कि जब आप रिकर्सिव स्टेटमेंट लगा रहे हो तो वो लास्ट में होगा, मतलब पहले आपने पूरा लिख लिया जो भी आपको लिखना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की, देखो फैक्ट नाम का लिखा है ना, इसके अंदर मुझे जो जो एग्जीक्यूट करना था वो लिख लिया कोड, है ना, और लास्ट में मैंने वापस से रिकर्शन को कॉल किया। यानी कि लास्ट में मैं जब रिकर्शन को कॉल कर रहा हूं तो उसे अपन टेल रिकर्शन बोलते हैं। लेकिन नॉन टेल रिकर्शन क्या रहता है, जब मैं किसी लास्ट में रिकर्शन को कॉल ना करूं, यानी कि पहले मैंने अपना काम खत्म किया, उस रिकर्शन के अंदर क्या काम करना है, और उसके बाद मैंने रिकर्शन को कॉल किया, तो वो टेल रिकर्शन हो गया। लेकिन नॉन टेल रिकर्शन क्या होता है, जो टेल नहीं होता, यानी कि जो लास्ट में कॉल नहीं होता उसे अपन नॉन टेल बोलते हैं। अरे आया कि नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल की बात की, एडवांटेजेस की बात की जाए तो मेक कोड शॉर्ट एंड क्लीन, इससे कोड छोटा हो जाता है और क्लीन दिखता है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे काम करता है। सर डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड क्या होती है, पहले क्या करता है रिकर्शन छोटे छोटे, देखो एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम को पहले छोटे छोटे पार्ट में रिकर्शन तोड़ लेगा, और उसके बाद फिर उस छोटी सी प्रॉब्लम को मर्ज करना यानी कि सॉर्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम दी है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी है मेरे पास, राइट, और इस बड़ी प्रॉब्लम को पहले रिकर्शन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में तोड़ लिया, ठीक है। अब ये देखो जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करना इजी होगा, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करूंगा और वापिस से मैं इसको बड़ी प्रॉब्लम में मर्ज कर दूंगा। यानी कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर क्या बोलता है कि पहले आपकी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ो, उसको सॉल्व करो और फिर वापिस से मर्ज कर लो, ठीक है। तो ये तो डिवाइड था और ये हो गया कॉन्कर, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे काम करता है। आया समझ में? यूजफुल इन ट्री एंड ग्राफ में ज्यादा यूज होता है। इजी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जैसे कि अपन ने अभी फैक्टोरियल वाला कोड देखा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना क्या क्या बन रहा है, एक कॉल स्टेक जनरेट होता है, कॉल स्टेक अपनी खुद की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। मैंने क्या बोला, रिकर्शन में कॉल स्टेक बनता है तो वहां पर खुद की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। लूप्स के कंपैरिजन में स्लोअर है, क्यों, क्योंकि लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है ना, क्योंकि वहां पर कोई कॉल स्टेक नहीं जनरेट होता है, यहाँ पर कॉल स्टेक जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है, तो लूप्स के कंपैरिजन में स्लो है, ठीक है। अब मान के चलो रिस्क ऑफ स्टेक ओवरफ्लो, फॉर एग्जांपल मेरा कॉल स्टेक फुल हो गया, है ना, जैसे कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, आपको आता है कि सर और खाना खा लो ना, अरे कहां से खाऊंगा, मेरा पेट तो फुल है। वैसे ही जब मैं डेटा डालते जा रहा हूँ मेरे कॉल स्टेक में और वो कॉल स्टेक फुल हो जाता है, तो उसके बाद कहां से डेटा आएगा उसके अंदर, तो ओवरफ्लो की कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। डिफिकल्टी टू डिबग करने में इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। अब क्या है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।